सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम लोग शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे यूरिन हमारा कैसे बनता है। हमारी किडनी के अंदर हमने तो ये जाना है कि हमारी किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिन बनती है, लेकिन हमारा यूरिन बनता कैसे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मतलब कि हमारे यूरिन का निर्माण कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा ब्रीफ में बताया था। आज हम लोग उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन। ओके, यहाँ पे ये देखिए जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, या फिर इसको हम माल्फीजियन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, माल्फीजियन कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी आती है, ब्लड कैपिलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अफरेंट बोलते हैं। यहाँ आने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये ले लेता है, फिर यहाँ से ये निकल जाती है। ठीक, जो नेटवर्क मतलब जो कैपिलरी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियोल। जो निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स ने, अफरेंट आर्टेरियोल ने इसमें आने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ग्लोमेरुलस। अब आगे आइए, बोमेंस कैप्सूल के आगे आने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिख रही होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाने के बाद नीचे चली आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब ये जो नीचे आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। किसका लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले का, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे ये थोड़ी पतली होती है, यहाँ आने के बाद थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, थिन सेगमेंट, और ये थिक सेगमेंट। अब लूप ऑफ हेनले के आगे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पाई जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके किसमें मिल जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट में आके मिल जा रही है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, इसके पार्ट्स के नाम। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ये इसके पार्ट्स के नाम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होते हैं। ठीक है, हमारी यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तीसरा है हमारा सेक्रीशन। ये 3 जो है वो स्टेजेस हैं
किसके स्टेजेस हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के, मतलब यूरिन जो हमारा कैसे उसका निर्माण हो रहा है वो 3 स्टेज में होता है। पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन। जिसमें से ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो कहाँ पे, मतलब ये तीनों जो होते हैं वो नेफ्रॉन में ही होते हैं, लेकिन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो किस रीजन में होता है? वो होता है रेनल कॉर्पसल रीजन में, रेनल कॉर्पसल्स रीजन में, ठीक है, कॉर्पसल्स रीजन में। और जो ये बाकी के दोनों हैं रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन जो है वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं रेनल ट्यूब्यूल में, ठीक है। मैंने रेनल कॉर्पसल भी बताया है, मैंने रेनल ट्यूब्यूल भी बताया है। जो स्टूडेंट्स ये ना जानते हो वो इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक बार फिर से उसको यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ। ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, उसके साथ जो ये ग्लोमेरुलस है, ये दोनों साथ में क्या कहलाते हैं? रेनल कॉर्पसल रीजन, रेनल कॉर्पसल, ठीक है। और इस साइड वाला रीजन जिसमें पीसीटी होती है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल। मतलब कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो इस रीजन में होता है, बाकी का रीएब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन जो है वो इस रीजन में होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हमारा पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया ये जो आर्टेरी है इसको क्या बोलते हैं? अफरेंट बोलते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल। और इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो इफरेंट आर्टेरियोल की जो डायमीटर होता है वो कम होता है, अफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर जो कंटेंट है, मतलब जो आर्टरी में क्या कंटेंट है? हमारा ब्लड है। तो इस प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसकी वजह से ये फिल्टर करके हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है, हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। जब हमारे बोमेंस कैप्सूल में आती है तो 3 लेयर से होते हुए आती है। पहले लेयर का नाम है इंडोथीलियम, इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इंडोथीलियम लेयर है, ठीक है। दूसरा और तीसरा है हमारा एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। और इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये 3 लेयर से होते हुए हमारा ब्लड जो है वो बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, ठीक। अब क्या होता है जब हमारा ब्लड जो है फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल में आता है? एक चीज़ और देख लीजिए, जो एपिथेलियम सेल है, जो एपिथेलियम लेयर है बोमेंस कैप्सूल का, वो कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है, ठीक है। कुछ इंट्रिकेट मैनर से वो अरेंज होता है, आपस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होके अरेंज रहता है, जिसकी वजह से इसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? लेयर है, किसका लेयर है? एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ये वाली लेयर है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लेयर है ऊपर वाली, ये लेयर कुछ इस प्रकार के सेल से बनी होती है, पोडोसाइट सेल इसको बोलते हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स सेल। ये आपस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर से बनी होती है, मतलब कि ये हमारी देखिए 4 उंगली है, ठीक है, ये अच्छे से अरेंज है तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स अरेंज हो जाए, ठीक है, जैसे ये आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाए और ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाए, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? बीच में जो है वो स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल में आ जाती है। तो जो स्पेस क्रिएट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। जो स्पेस क्रिएट है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। अब क्या, जब हमारा ब्लड फिल्टर करता है तो हमारे ब्लड में जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोड़ के, जैसे हमारे ब्लड सेल्स हो गए और ब्लड में जो लार्ज प्रोटीन है वो छोड़ के बाकी सारा कंटेंट जो है वो प्लाज्मा का फिल्टर होकर हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। जब हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है वो कंटेंट ब्लड का, तब उसका नाम बदल के क्या हो जाता है? रेनल फिल्ट्रेट, रेनल फिल्ट्रेट, ठीक है। जब हमारे ब्लड वेसल्स में था तब क्या था? ब्लड था। अगर फिल्टर करके इसमें आ गया तब इसको हम क्या नाम देंगे? रेनल फिल्ट्रेट देंगे, ठीक है। हमारे प्लाज्मा का लगभग 90% 99% चीज़ें जो है वो फिल्टर होकर इसमें आ जाती हैं। सिर्फ जो प्रोटीन होती है बची हुई, उससे वही जो है बचा रहता है, बाकी सारी चीज़ें वो प्लाज्मा से वो फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आ जाती हैं। जब हमारे बोमेंस कैप्सूल में आता है तो एक कैलकुलेशन निकाला गया है
कि 1 मिनट में कितना जो ब्लड है फिल्टर करके रेनल बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर करके वहाँ पे आता है, बोमेंस कैप्सूल में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएफआर। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब किस गति से जो ब्लड है वो फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल में आ रही है। तो लगभग 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में जो है वो 125 ml ब्लड फिल्टर करके बोमेंस कैप्सूल में आ रही है। मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग दिन भर में 180 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर करके हमारे बोमेंस कैप्सूल में आ जा रही है। ठीक है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, मतलब हमारा जो ब्लड जो है वो फिल्टर करके जो बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है वो उसको रेगुलेट कौन करता है। तो हमारी किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म है, ठीक है, कौन उसको कैरी कराता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, JGA। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये कहाँ होता है पता है, ये जो मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी फैला के आपको बताया है, लेकिन ये किडनी में काफ़ी मतलब सटी सटी रहती है। ठीक है, आपस में एकदम अंदर। अब सोचिए एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है तो कितनी चिपक के होती होंगी। ठीक है, तो जो अफरेंट आर्टेरियोल है और जो DCT है, एक पॉइंट पे ये लोग मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने फैला के बनाया हुआ है, लेकिन जहाँ पे ये एकदम मान लीजिए एकदम कॉम्प्लेक्स होगा, एकदम मतलब सटा होगा, तो अफरेंट आर्टेरियोल और DCT एक पॉइंट पे मिलेंगे। उसी पॉइंट पे सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, जिससे क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बनता है। ठीक है, सेलुलर वहीं के उसी के सेल से, मतलब इन दोनों की जहाँ पे ये मीटिंग हो रही है, ठीक है, उसी पॉइंट पे सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बना लेता है, जो क्या करता है, इसके फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है कि जैसे कभी भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाए, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाए, या फिर किसी भी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर की कम होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे ही कम होता है तो इसका जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus जो है वो मतलब एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है कि रेनिन को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, रेनिन को एक्टिवेट कर देता है। रेनिन अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus GFR को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्या बात है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि दिन भर में अगर हमारा ब्लड जो है 180 लीटर फिल्टर हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें यूरिन कितना हो रहा है, हमें यूरिन लगभग 1.2 to 1.5 ml ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो जितने भी ब्लड यहाँ से मतलब कि क्या कहते हैं फिल्टर हो गई है, उसका 99% मतलब कि हमें यूरिन कितना हो रहा है, 1.2 to 1.5 लीटर। ठीक है, तो अब इसका समझ लीजिए कितना परसेंटेज है, 99% से भी ज़्यादा है। तो लगभग 99% जो फिल्टर हो रहा है वो वापस क्या हो जा रहा है, रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल रही है, ये निकलने के बाद यहाँ पे इसके साथ ही साथ चलती रहती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ चलती रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और मेडुलरी रीजन में आने के बाद इसको हम लोग बोल देते हैं वैसा रेक्टा। ठीक है, ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है फिल्ट्रेट होकर रेनल फिल्ट्रेट में आया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, पहले PCT में आएगा, फिर लूप ऑफ हेनले में आएगा, फिर DCT में आएगा, तो यहाँ से ये ब्लड जो है वो रेनल फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब होता रहता है, और रीएब्जॉर्ब होते होते आखिर में कितना बचता है, 1.2 to 1.5 लीटर ही बचता है, जो हमारा यूरिन बन के बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि जो हमारा क्या कहते हैं, दूसरा स्टेज क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मैंने बता दिया, दूसरा इसी में आ गया रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा सेक्रेशन जो है वो क्या करता है, अब ये इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, इतनी जगह जगह पे ट्रांसफर होता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसफर होता है, ग्लूकोज जिसमें हो गया मान लीजिए, और छोटे छोटे प्रोटीन भी हो गए। ठीक है, तो ये सब ट्रांसफर होते रहते हैं, तो पीएच जो है वो काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, पीएच का काफ़ी मतलब अब सोचिए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इधर इधर होंगे तो पीएच में भी काफ़ी डिफरेंस आएगा, आयनिक बैलेंस में भी काफ़ी डिफरेंस आएगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए ब्लड से सिक्रीशन होता रहता है बराबर, कभी H+ आयन का होगा, कभी K+ आयन का होगा, कभी अमोनिया का होगा। ठीक है, अमोनिया का होगा, ये सिक्रीशन होता रहता है टू मेंटेन आयनिक बैलेंस और पीएच
ठीक है। पीएच या फिर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में ये क्या करता है, हमारा ब्लड सेक्रीशन करता रहता है। किसका करता रहता है? H+ का, K+ का, अमोनिया का। ये पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, हर जगह ये होता है। ठीक है, क्योंकि हर जगह इसको क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है अपना पीएच और आयनिक बैलेंस। ठीक है। अब पीसीटी में आइए। पीसीटी में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में ही हो जाता है। ठीक है, लगभग सारे रीअब्जॉर्प्शन का अगर हम बात करें तो 65% जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहीं पे हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है। 65% यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब 65%। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और लगभग 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और जो वाटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहीं से एब्जॉर्ब हो जा रहा है। मतलब लगभग 65% यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है पीसीटी से। ठीक है, और यहाँ से सेक्रेशन भी होता है H+ K+ अमोनिया का आयनिक बैलेंस और पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ से आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो डिसेंडिंग लिम्फ है ये क्या करता है, ये वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होता है। ठीक है, यहाँ से वाटर का मूवमेंट हो जाता है ब्लड में और लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रेनल फिल्ट्रेट है वो क्या होता है कि बहुत कंसनट्रेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब असेंडिंग लिम्फ में आता है, असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है वो परमिएबिलिटी होती है, वाटर के लिए नहीं होती। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट का भी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और मतलब कि वाटर का नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से और आगे बढ़िए। डीसीटी आ गया। डीसीटी में क्या होता है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है और बाइकार्बोनेट्स आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इन सब का एब्जॉर्प्शन भी होता है और सेक्रेशन तो होता ही है, मैंने आपको बताया, उसको मेंटेन करने के लिए। फिर ये क्या करता है, आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट में आके मिल जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा वाटर का खाली ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ये क्या करता है कि यूरिया के लिए एक पैसेज अलाउ करता है इसके इर्द गिर्द मेडुलरी इंटरस्टिशियल में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यूरिया के पैसेज को ये अलाउ करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमारा यूरिन जो है वो कैसे बनता है।